हमारे घर में 7 दरवाजे थे। दादी हमेशा कहती थीं कि 7 दरवाजे शुभ होते हैं। हर दरवाजा घर की रक्षा करता है, हर दरवाजा किसी न किसी रिश्ते का प्रतीक होता है। सामने का बड़ा दरवाजा मेहमानों के लिए, भीतर का लकड़ी का दरवाजा परिवार के लिए, पूजा कक्ष का दरवाजा ईश्वर के लिए। बाकी दरवाजों के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता था, पर वे सब अपनी जगह चुपचाप मौजूद रहते थे। मैं उस घर में पैदा हुई थी, उसी आंगन में पली बढ़ी, जहां सुबह सुबह तुलसी पर पानी डाला जाता था और शाम को दिए जलाए जाते थे। मेरा नाम अनाया था। माँ कहती थीं, मेरे नाम का मतलब है जिसकी देखभाल की जाए। शायद इसी वजह से मुझसे हमेशा उम्मीद की जाती थी कि मैं समझदार रहूं, चुप रहूं और किसी के लिए बोझ न बनूं। हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहते थे। हमारा घर बड़ा था, पर खुला नहीं। दीवारें मोटी थीं, खिड़कियां ऊंची, और हर कमरे में एक अलग ही तरह की गंध बसी रहती थी, अगरबत्ती, पुराने कपड़े, लकड़ी और समय की। घर में कई लोग रहते थे। दादी, बाबा, मेरे माता पिता, चाचा विक्रम और कभी-कभी दूर के रिश्तेदार। यह एक संयुक्त परिवार था, जिस पर दादी को बहुत गर्व था। वह अक्सर कहती थीं, आजकल लोग बिखर जाते हैं, हमारा घर अब भी जुड़ा हुआ है। मैं उस जुड़ाव का मतलब तब नहीं समझती थी। चाचा विक्रम इस घर का सबसे सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। वह पढ़े लिखे थे, संस्कृत जानते थे, पूजा पाठ में आगे रहते थे। मोहल्ले के लोग उन्हें विक्रम जी कहकर बुलाते थे। त्योहारों पर वही मंत्र पढ़ते, शादी ब्याह में वही सलाह देते। मेरे लिए वह शुरू में बस एक बड़े आदमी थे जिनसे सब प्यार करते थे। माँ अक्सर मुझसे कहती थीं, अनाया, चाचा की बात ध्यान से सुनना, वो बहुत ज्ञानी हैं। मैं सिर हिला देती थी। घर में एक पर्दा भी था, पर्दा प्रथा। बाहर के मर्दों के सामने महिलाएं घूंघट करती थीं। मुझे बचपन से सिखाया गया था कि कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे आंखें नीची रखनी हैं। दादी कहती थीं, लड़कियों की इज्जत उनके चुप रहने में होती है। मैंने इसे नियम की तरह मान लिया था, जैसे बाकी सब नियमों को। मेरे दिन आमतौर पर एक जैसे होते थे। सुबह स्कूल, दोपहर में घर लौटकर माँ की मदद, शाम को पढ़ाई। मैं पढ़ने में अच्छी थी। किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त थीं। किताबों में सब कुछ साफ होता था, कौन अच्छा है, कौन बुरा। असली जिंदगी इतनी साफ नहीं थी। घर का 7वां दरवाजा सीढ़ियों के नीचे था। वह एक छोटा सा कमरा था, जहां पुराने बक्से, टूटे हुए पंखे और फटे कागज रखे जाते थे। वहां ज्यादा कोई नहीं जाता था। दादी कहती थीं, वहां अंधेरा है, बच्चों को नहीं जाना चाहिए। मैंने उस दरवाजे को पहली बार ठीक से तब देखा, जब मैं 9 साल की थी। उस दिन घर में पूजा थी। ऊपर वाले कमरे में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, घंटी बज रही थी और औरतें भजन गा रही थीं। माँ ने मुझे नीचे भेजा। अनाया, चाचा की किताब अलमारी में होगी, जाकर ले आओ। मैंने बिना सवाल किए सिर हिलाया। सवाल करना मुझे आता ही नहीं था। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा था। मैंने दरवाजा खोला। भीतर की हवा ठंडी और भारी थी। मैं किताब ढूंढने लगी। पीछे से कदमों की आहट आई। अनाया, चाचा की आवाज थी, धीमी लेकिन साफ। मैं मुड़ी। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उस पल मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैं उसे शब्दों में नहीं बदल पाई। मैं बच्ची थी। मुझे बस इतना पता था कि कुछ ठीक नहीं है, पर यह ठीक नहीं क्या होता है, यह मुझे किसी ने नहीं सिखाया था। जो हुआ, उसे मैं यहाँ विस्तार से नहीं लिखूंगी। शब्द कभी-कभी बहुत भारी हो जाते हैं।
इतना कहना काफी है कि उस कमरे में मेरा बचपन कहीं खो गया। जब मैं बाहर निकली, पूजा अब भी चल रही थी। किसी ने मेरी हालत नहीं देखी। किसी ने नहीं पूछा कि मैं इतनी चुप क्यों हूं। मैंने किताब माँ को दी। माँ ने सिर पर हाथ फेरा। अच्छी बच्ची, उन्होंने कहा। उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कुछ टूट गया हो, लेकिन बाहर से सब वैसा ही था। मैं वही अनाया थी, चुप, आज्ञाकारी। अगले दिन सब सामान्य था। चाचा ने मुझे ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। दादी ने मुझे दूध दिया। बाबा ने अखबार पढ़ा। मैंने सोचा, शायद गलती मेरी ही थी। शायद मैंने कुछ गलत समझ लिया। बच्चे अक्सर गलत समझ लेते हैं, यह बात मैंने बड़ों से कई बार सुनी थी। मैंने माँ से कहने की कोशिश की। शब्द गले में अटक गए। माँ रसोई में थीं। मैंने बस इतना कहा, माँ, मुझे चाचा से डर लगता है। माँ ने चौंक कर मेरी ओर देखा। फिर इधर-उधर देखा, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, ऐसी बातें मत किया करो। लोग क्या कहेंगे? लोग। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि इस घर में लोग मुझसे ज्यादा जोरी हैं। दिन बीतते गए। वह दरवाजा फिर से खुला, फिर बंद हुआ। मैं चुप होती गई। घर वैसा ही रहा, पूजा, त्योहार, हंसी, रिश्तेदार। बाहर से सब कुछ सुरक्षित था। अंदर मैं नहीं थी। अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो समझ आती है कि उस दिन सिर्फ एक दरवाजा नहीं बंद हुआ था, मेरी आवाज भी बंद हो गई थी। और उस घर में 7 दरवाजों के बीच मेरी खामोशी सबसे गहरी थी। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह खामोशी सालों तक मेरे साथ चलेगी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं इसे लिखूंगी। मुझे बस इतना पता था कि घर में सब कुछ अपनी जगह पर है सिवाय मेरे। खामोशी भी आदत बन जाती है। पहले वह एक बोझ होती है, फिर एक ढाल, और धीरे धीरे इंसान उसे अपना स्वभाव समझने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। उस दिन के बाद मैंने बोलना कम कर दिया। नहीं, कोई अचानक बदलाव नहीं दिखा। मैं हंसती थी, पढ़ती थी, सवालों के जवाब देती थी। लेकिन भीतर कहीं एक परत जम गई थी, ठंडी और सख्त। घर में सब कुछ वैसे ही चलता रहा, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। चाचा विक्रम पहले जैसे ही थे। सुबह पूजा, शाम को अखबार, और बीच बीच में रिश्तेदारों को ज्ञान की बातें। कभी कभी वह मुझसे पूछते, पढ़ाई कैसी चल रही है? उनकी आवाज में अपनापन होता था। और वही अपनापन मुझे सबसे ज्यादा डराता था। मैंने सीख लिया था कि उनसे कैसे बचना है। अकेले कमरे में न जाना। बहाना बनाकर माँ के पास रहना। अगर वह पास आए तो कोई काम याद कर लेना। यह सब मैंने किसी ने सिखाया नहीं था। यह डर ने सिखाया था। माँ बदल गई थीं, या शायद मैं अब उन्हें अलग तरह से देखने लगी थी। वह मुझसे प्यार करती थीं, यह मैं जानती थी। पर उनके प्यार की भी एक सीमा थी, घर की इज्जत। उस सीमा के बाहर मेरी तकलीफ आती थी। एक दिन स्कूल में हमारी टीचर ने निबंध लिखने को कहा। विषय था मेरा सुरक्षित स्थान। सब बच्चे लिखने लगे, घर, माँ की गोद, स्कूल, भगवान। मेरी कलम कागज पर रुकी रही। मेरे लिए सुरक्षित शब्द का मतलब ही उलझ चुका था। मैंने अंत में लिखा, मेरा सुरक्षित स्थान मेरी किताबें हैं। टीचर ने पढ़कर कहा, बहुत अच्छा अनाया। किताबें सच में हमें सहारा देती हैं। मैं मुस्कुरा दी। अगर वह जानती कि किताबें इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि उनमें कोई छू नहीं सकता। समय बीतता गया। मैं बड़ी होती गई। मेरा शरीर बदलने लगा,
और उसके साथ नियम भी। अब मुझे और ज्यादा सावधान रहना था। दादी की निगाहें और सख्त हो गईं। लड़की बड़ी हो रही है, यह वाक्य घर में अक्सर सुनाई देता था। चाचा की नजरें भी बदल गईं, या शायद मैं अब उन्हें पहचानने लगी थी। एक शाम बिजली चली गई। बारिश हो रही थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। मोमबत्तियां जलाई गईं। मैं मां के पास बैठी थी, उनके दुपट्टे का कोना पकड़े हुए। चाचा ने कहा, अनाया, जरा नीचे से इन्वर्टर की टॉर्च ले आओ। मेरा शरीर अकड़ गया। मां ने मेरी ओर देखा। एक पल के लिए मुझे लगा वह समझ जाएंगी। मैंने उनके हाथ को थोड़ा और कसकर पकड़ा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जाओ, जल्दी आ जाना। वह पल मेरे भीतर कहीं टूट गया। मैं नीचे नहीं गई। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी ने खांसते हुए कहा, अरे क्या बचकानी बातें कर रही है। घर में डर कैसा? चाचा हंस दिए। आजकल के बच्चे। अंत में चाचा खुद टॉर्च लाने चले गए। उस रात मां ने मुझसे कुछ नहीं कहा। न डांटा न पूछा। उनकी चुप्पी मेरे लिए जवाब थी। मैं समझ गई थी कि इस घर में कुछ सवाल नहीं पूछे जाते। कुछ महीने बाद मेरे पिता का ट्रांसफर हो गया। उन्हें पास के शहर में काम मिल गया। वह हर हफ्ते आते थे। उनके जाने के बाद घर और भी भारी लगता था। एक दिन मैं स्कूल से लौटकर आई तो देखा कि चाचा का कमरा खुला है। अंदर कुछ रिश्तेदार बैठे थे। मेरी कक्षा की एक लड़की भी वहां थी, मीरा। वह दूर की रिश्तेदार थी, छुट्टियों में आई थी। वह मेरी उम्र की थी, शायद मुझसे थोड़ी छोटी। मैंने देखा वह बहुत शांत थी। बहुत ज्यादा। अचानक मुझे अपना बचपन दिखने लगा। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार मीरा का चेहरा आंखों के सामने आता रहा। मैंने सोचा, क्या उसके साथ भी? अगले दिन जब कोई नहीं था, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। हम छत पर थे। उसने चूड़ियों से खेलते हुए कहा, मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्यों? मैंने पूछा। वह चुप रही। फिर बोली, बस कुछ लोग अच्छे नहीं होते। मैंने और कुछ नहीं पूछा। शायद डर के मारे, शायद इसलिए कि अगर वह बोल देती तो मुझे कुछ करना पड़ता। और मैं कुछ करने की हालत में नहीं थी। मीरा 2 हफ्ते बाद चली गई। जाते वक्त उसने मुझे गले लगाया। बहुत कसकर। उस गले ने मुझे तोड़ दिया। उस दिन पहली बार मैंने डायरी लिखनी शुरू की। नहीं, सच नहीं लिखा। बस भावनाएं। डर, गुस्सा, उलझन। शब्द सीधे नहीं आते थे, पर कुछ तो बाहर आ रहा था। डायरी मेरा 8वां दरवाजा बन गई। ऐसा दरवाजा जिसे सिर्फ मैं खोल सकती थी। इसी बीच मेरी पढ़ाई तेज हो गई। मैंने तय कर लिया था मुझे यहां से जाना है। कॉलेज, नौकरी, कहीं भी। बस दूर। पढ़ाई ही मेरा रास्ता थी और मैं उस पर जान लगा रही थी। घर में लोग मेरी तारीफ करने लगे। बहुत होशियार लड़की है, दादी गर्व से कहती। मां मुस्कुरा देती। किसी ने नहीं पूछा मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूं। जब मैंने 12वीं पास की और शहर के कॉलेज में एडमिशन मिला तो घर में मिठाइयां बंटी। चाचा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। हमारी इज्जत बढ़ाई है। मैंने सिर झुका लिया। मेरे भीतर कुछ सुलग रहा था। कॉलेज मेरे लिए नई दुनिया था। वहां कोई मुझे चुप रहने को नहीं कहता था। वहां मेरे सवाल अजीब नहीं थे। वहां मैंने पहली बार सुना, तुम्हारी बात मायने रखती है। मैं डरती थी, पर सीख भी रही थी।
इसी दौरान घर से फोन आया। दादी बीमार थीं। माँ ने कहा तुम्हें आना होगा। मैं लौटी। वही 7 दरवाजे, वही गंध, वही दीवारें और वही डर। लेकिन इस बार मैं वही बच्ची नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि इस घर में मेरा सामना फिर किससे होगा या मैं क्या कर पाऊंगी। लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरी खामोशी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें दरारें पड़ चुकी थीं। और कभी-कभी दरारों से ही रोशनी आती है। घर वही था, लेकिन मैं वैसी नहीं रही थी। जब मैं कॉलेज से लौटी तो सबसे पहले यही एहसास हुआ। वही आंगन, वही तुलसी का पौधा, वही दीवार पर टंगी देवी देवताओं की तस्वीरें। दादी बिस्तर पर लेटी थीं, सांसें भारी थीं। माँ उनके पास बैठी पंखा झल रही थीं। सब कुछ परिचित था, फिर भी मेरे भीतर कुछ सतर्क था, जैसे कोई अदृश्य अलार्म लगातार बज रहा हो। मुझे देखकर माँ की आंखें भर आईं। तू दुबली हो गई है, उन्होंने कहा। मैंने सिर हिलाया। वह नहीं जानती थी कि दुबलापन शरीर का नहीं था। चाचा विक्रम कमरे के कोने में खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराए। आ गई हमारी होनहार बेटी। पहले यह वाक्य मुझे गर्व देता था। अब यह मेरे भीतर कांटा बनकर चुभता था। दादी की हालत गंभीर नहीं थी, पर उन्हें ध्यान की जरूरत थी। डॉक्टर ने कहा, उम्र का असर है। घर में फिर से वही व्यवस्था बन गई, कौन कब दवा देगा, कौन रात को जागेगा। और उसी व्यवस्था में मुझे भी फिट होना था। पहली रात माँ ने कहा, तू दादी के कमरे में सो जाना। मेरा दिल बैठ गया। मैं यहाँ ठीक हूँ, मैंने धीरे से कहा। माँ ने मेरी ओर देखा। थकी हुई आंखें, झुर्रियों के बीच दबी चिंता। अनाया, मैं भी तो जाग रही हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यह वाक्य मैंने जिंदगी में बहुत बार सुना था। मैं उस कमरे में चली गई। दादी सो रही थीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। खिड़की से बाहर अंधेरा दिख रहा था। मैं जमीन पर गद्दे पर लेट गई, आंखें बंद करने की कोशिश की। रात बहुत लंबी थी। हर आहट पर मेरी सांस रुक जाती थी। हर कदम की आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ती थी। मैं जानती थी यह डर वर्तमान से ज्यादा अतीत का था, लेकिन शरीर तर्क नहीं समझता। सुबह सब सामान्य था। चाय बनी, अखबार आया, मंदिर में घंटी बजी। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ कुछ दिन हैं। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदला। दोपहर को माँ बाजार गई थीं। दादी सो रही थीं। घर में चाचा और मैं थे। मैं रसोई में सब्जी काट रही थी, तभी उनकी आवाज आई। अनाया, जरा यहां आना। मेरे हाथ कांप गए। चाकू रुक गया। क्या हुआ, मैंने दूर से पूछा। इन दवाओं का नाम समझ नहीं आ रहा, उन्होंने कहा। तू पढ़ ले। मैं वहीं खड़ी रही। दिमाग में हजारों आवाजें थीं, जाओ मत, मना कर दो, माँ को फोन करो। और फिर एक नई आवाज भी थी, कॉलेज की। वह आवाज कह रही थी, तुम्हें हर बार भागना जरूरी नहीं है। मैं दवाओं का पत्ता लेकर कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी रही। अंदर नहीं गई। मैंने दूर से पढ़कर बता दिया। चाचा ने मेरी ओर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में कुछ बदला। शायद हैरानी, शायद झुंझलाहट। तू अंदर क्यों नहीं आ रही, उन्होंने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। मैं यहीं ठीक हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ था। उस दिन के बाद मैं सतर्क रहने लगी। मैं कभी अकेले कमरे में नहीं जाती थी। दरवाजे हमेशा खुले रखती थी।
मोबाइल हमेशा जेब में। यह सब शायद बाहर से ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन मेरे लिए यह बदलाव था। यह मेरा पहला छोटा सा प्रतिरोध था। इसी बीच दादी की तबीयत और बिगड़ गई। एक रात उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। माँ रोती हुई डॉक्टर को फोन कर रही थीं। मैं पानी ले आई, दवा दी। उस अफरातफरी में चाचा मेरे पास आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनका हाथ झटक दिया। बहुत तेज नहीं, बहुत नाटकीय भी नहीं, बस साफ। माँ ने देख लिया। वह पल कमरे में गिर गया, जैसे कोई बर्तन टूट गया हो। चाचा ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। क्या हुआ? उन्होंने सामान्य बनने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं बोली। माँ ने मुझे देखा बहुत देर तक। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर आ गए। दादी को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वह दृश्य माँ की आंखों में रह गया। अगले दिन अस्पताल के बाहर माँ मेरे पास आईं। अनाया, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या कुछ? वाक्य अधूरा रह गया। मैंने उन्हें देखा। पहली बार मैंने उनकी आंखों में डर देखा। वही डर जो कभी मेरी आंखों में था। मेरे होंठ कांपने लगे। शब्द गले में अटक गए। बरसों की चुप्पी एक साथ दबाव बना रही थी। माँ, मैंने कहा, अगर मैं कुछ कहूँ तो आप क्या करेंगी? वह कुछ देर चुप रहीं। फिर बोली, मैं सुनूंगी। यह जवाब छोटा था, पर मेरे लिए बहुत बड़ा। मैंने सब नहीं कहा, पूरी कहानी नहीं। बस इतना कहा, चाचा के पास मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले भी नहीं लगता था। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न ले। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तू गलत समझ रही होगी, उन्होंने कहा, लेकिन आवाज में वह विश्वास नहीं था। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। माँ, मैं बच्ची नहीं हूं। उस रात माँ सो नहीं पाई। मैं भी नहीं। अगले दिन दादी की हालत स्थिर हुई। घर में सन्नाटा था। चाचा मुझसे नजरें चुराने लगे। यह नया था। माँ और चाचा के बीच धीमी आवाज में बात हुई। मैं शब्द नहीं सुन पाई, पर तनाव महसूस हो रहा था। शाम को माँ मेरे कमरे में आईं। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। यह घर में बहुत बड़ी बात थी। अनाया, उन्होंने कहा, जो भी हुआ वह ठीक नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। माँ की आवाज टूट गई। मैंने बहुत कुछ नहीं देखा, या शायद देखना नहीं चाहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह रोना दर्द का नहीं था। यह उस भार के उतरने का था, जिसे मैं अकेले उठाती आई थी। आगे क्या होगा? मैंने पूछा। माँ ने गहरी सांस ली। यह घर, यह सब आसान नहीं होगा। मैं जानती थी। लेकिन पहली बार मुझे लगा, मैं अकेली नहीं हूं। घर के 7 दरवाजे अब भी थे। कुछ खुले, कुछ बंद। लेकिन मेरे भीतर जो दरवाजा सालों से बंद था, उसमें पहली बार हवा आने लगी थी। और शायद यही शुरुआत थी। उस रात के बाद से सब कुछ थोड़ा बदल गया था, लेकिन फिर भी सब कुछ वैसा ही था। माँ ने मेरी बात सुनी थी। उन्होंने स्वीकार भी किया था कि कुछ गलत हुआ है, पर उस स्वीकार में कोई योजना नहीं थी, कोई निर्णय नहीं था। सिर्फ एक चुप सहमति थी कि अतीत में कुछ था जो अब भी हमारे बीच मौजूद है। मगर चाचा अब पहले जैसे नहीं रहे। जब भी हम आमने सामने आते, वह या तो नजरें चुरा लेते या कुछ ऐसा बोलते जो जरूरत से ज्यादा सामान्य लगे, जैसे खाना खा लिया या कॉलेज में सब ठीक है न। उनकी कोशिश थी कि सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन मैंने उनकी घबराहट को देख लिया था। मेरे लिए यह एक छोटा सा जीत जैसा था।
पहली बार मुझे महसूस हुआ कि डर अब सिर्फ एक तरफा नहीं रहा। लेकिन घर के बाकी लोग अब भी वही थे। दादी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वह अब उठकर बैठने लगी थीं और उनकी निगाहें फिर से सब पर कड़ी हो गई थीं। मैंने देखा कि वह मुझे अब और ज्यादा गौर से देखने लगी थीं, जैसे मेरी चुप्पी में कुछ नया ढूंढ रही हों। एक दिन उन्होंने मुझे पास बुलाया और पूछा, तेरी माँ से कुछ कहा क्या तूने? मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर भाव कठोर थे। क्या मतलब? मैंने संभल कर पूछा। मतलब ये कि तू कॉलेज जाकर ज्यादा समझदार हो गई है क्या? मैं चुप रही। हमारे घर में औरतें चुप रहती हैं। ये परंपरा है। सबकी भलाई इसी में है, उन्होंने कहा। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने कोई पवित्र नियम तोड़ दिया हो। औरतें चुप रहती हैं, यह वाक्य मैंने बचपन से सुना था। पहले इसे समझे बिना, फिर इसे मानते हुए। लेकिन अब जब यह फिर से सामने आया, तो यह मुझे डराने के बजाय गुस्सा दिला रहा था। मैंने दादी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी आंखों में देखा। शायद उन्होंने मेरे भीतर की आग देख ली थी, इसलिए वह पहली बार चुप हो गईं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस घर में सच बोलने से ज्यादा खतरनाक है सच को सोच लेना। माँ अब भी झिझकती थीं। वह मुझसे ठीक से बात नहीं कर पा रही थीं। शायद वह डर रही थीं कि अगर यह बात खुल गई तो क्या होगा। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और सबसे ज्यादा दादी क्या कहेंगी। एक रात माँ ने मेरे कमरे में आकर कहा, अगर तू चाहती है कि हम यहाँ से अलग रहें तो हम कोशिश कर सकते हैं। यह वाक्य मेरे लिए आश्चर्यजनक था। क्या पापा को बताया आपने? मैंने पूछा। माँ ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, वो बहुत भावुक हैं। उन्हें सदमा लगेगा। और आपको नहीं लगा? मैं पूछना चाहती थी, लेकिन चुप रही। अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि माँ भीतर से टूट चुकी थीं। वह खाना बनाते हुए चुप रहती, पूजा करते हुए गुमसुम। शायद वह सोच रही थीं कि अगर उन्होंने पहले ध्यान दिया होता तो मैं सुरक्षित होती। मैं उन्हें दोष नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरे भीतर कहीं न कहीं एक टीस अब भी थी। कॉलेज लौटने से पहले मैं एक बार फिर से अपने पुराने कमरे में गई। वही कमरा जहां मैं बचपन में पढ़ती थी, खेलती थी, और जहां मैंने पहली बार डर को पहचाना था। मैंने अपनी पुरानी किताबें खोलीं। उनके बीच में मेरी पहली डायरी रखी थी, भी जहां मैंने सबसे पहले अपने डर को कागज पर उतारा था। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। आज चाचा ने फिर मुझे बुलाया। मैं बहुत डरी थी। माँ पास नहीं थीं। मैंने बहाना बनाया, लेकिन वह नहीं माने। हर पन्ने में मेरी घुटन थी, मेरा डर, मेरी कोशिशें। वह सब कुछ जो मैं किसी से कह नहीं पाई थी। मैंने डायरी बंद की। अब मैं उस बच्ची से बहुत दूर आ चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे भीतर थी। कॉलेज लौटने से पहले की आखिरी रात माँ ने मुझे गले लगाया। माफ करना अनाया, उन्होंने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनके कंधे पर सिर रख दिया। शायद यह शब्द मेरे इंतजार में बरसों से रुके हुए थे। कॉलेज लौटने पर मेरी दुनिया फिर बदल गई। क्लासेस, असाइनमेंट्स और नए दोस्तन सबसे जिंदगी तेज हो गई। लेकिन अब मेरी नजरें और तेज थीं। मैं लोगों के चेहरों पर छिपे भावों को पढ़ने लगी थी। मुझे कुछ नया लिखने का मन हुआ। मैंने अपने कॉलेज के जेंडर स्टडीज क्लब को ज्वाइन किया। वहां लड़कियां और लड़के मिलकर लैंगिक समानता, यौन उत्पीड़न और समाज की चुप्पियों पर बात करते थे। पहली बार मैंने सुना मेरी जैसी कहानियां और भी हैं। वहां एक लड़की थी, आराध्या। वह दिल्ली से थी।
एक दिन उसने मीटिंग में अपनी कहानी बताई, कैसे उसके ही घर में उसके मामा ने उसे परेशान किया था। वह खुलकर बोल रही थी, बिना रोए बिना रुके। मैं चुपचाप सुनती रही। उसके हर शब्द में मेरा अतीत था। मीटिंग के बाद मैंने उससे बात की। उसे सब कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना कहा, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। उसने मेरा हाथ थामा और मुस्कुराई। तुम जब चाहो बता सकती हो। उस रात मैंने तय कर लिया, अब चुप नहीं रहना है। मैंने अपनी डायरी के पन्नों को फिर से पढ़ा और पहली बार उन्हें कंप्यूटर में टाइप करना शुरू किया। मैंने लिखा, बिना नाम बिना जगह, बस एक आवाज जो चुप नहीं रहना चाहती थी। हर शब्द के साथ मेरा डर थोड़ा और कम हुआ। हर पंक्ति के साथ मेरी सांसें थोड़ी और खुली। शब्दों ने मुझे फिर से जिंदा करना शुरू किया। मेरी कहानी अब भी अधूरी थी। बहुत कुछ कहना बाकी था। लेकिन पहली बार मैं उसकी ओर बढ़ रही थी। अपनी मर्जी से, अपने शब्दों में। कॉलेज का माहौल अब मेरे लिए एक नई जिंदगी जैसा था। लेकिन जितनी आसानी से बाहर की दुनिया बदल रही थी, अंदर की परतें उतनी ही धीमे धीमे खुल रही थीं। लिखना अब मेरी आदत बन चुका था। मैं हर रात अपने कमरे में बैठकर लिखती, वो सब जो मैंने कभी कहा नहीं था, वो सब जो सालों से भीतर दबा हुआ था। मैंने एक नया नाम चुना, चुप्पी की आवाज, और उसी नाम से एक ब्लॉग शुरू किया। ब्लॉग में मैंने अपनी कहानी के टुकड़े डालने शुरू किए। किसी का नाम नहीं लिया, किसी जगह का जिक्र नहीं किया। बस अनुभव, भावनाएं और वह घुटन जो एक बच्ची ने झेली थी। पहली ही पोस्ट पर कुछ प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने सराहा, कुछ ने अपने अनुभव बांटे। एक लड़की ने लिखा, तुम्हारी कहानी मेरी जैसी है। मैं भी कई सालों तक चुप रही थी। यह पहली बार था जब मुझे महसूस हुआ कि मेरी आवाज अकेली नहीं है। मैंने लिखना जारी रखा। हर सप्ताह एक नया भाग। हर बार थोड़ी और सच्चाई, थोड़ी और हिम्मत। एक दिन मेरी एक पोस्ट वायरल हो गई। उसे सैकड़ों लोगों ने शेयर किया, कमेंट किया और ढेरों निजी संदेश आए। मुझे लगा था मैं ही अकेली हूं। तुम्हारी कहानी ने मेरी चुप्पी तोड़ी। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूं? इन संदेशों को पढ़ते हुए मेरी आंखें भर आईं। मैं हैरान थी कि इतनी सारी लड़कियां, महिलाएं, यहां तक कि कुछ पुरुष भी ऐसे अनुभव लेकर चुप रहे हैं। समाज की यही परंपरा, जो हुआ उसे भूल जाओ, कितने लोगों को भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। लेकिन ब्लॉग की सफलता के साथ एक डर भी आया। अगर किसी ने पहचान लिया तो? अगर परिवार को पता चला कि यह मेरी कहानी है? क्या फिर से वही सब शुरू होगा, चुप कराना, दोष देना, इज्जत की दुहाई? इस डर ने कई रातों मेरी नींद छीनी। लेकिन फिर हर सुबह मैं ब्लॉग खोलकर देखती और नए कमेंट्स पढ़ती, नए संदेशों से सीखती। अब मैं सिर्फ एक कहानी लिखने वाली नहीं थी। अब मैं उन सैकड़ों आवाजों की प्रतिनिधि थी जो अपने लिए कुछ नहीं कह सकी। इसी बीच कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, घरेलू यौन शोषण, एक अनकही त्रासदी। मैंने उसमें भाग लिया और वहां जाकर जाना कि भारत में घरेलू शोषण के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन रिपोर्टिंग बहुत कम। खासकर जब शोषण परिवार के भीतर होता है। वक्ताओं ने कहा, घर को सुरक्षित स्थान माना जाता है, पर असल में कई बार घर ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। मैं सुन रही थी, लेकिन भीतर से कांप भी रही थी। सेमिनार के अंत में छात्रों को आमंत्रित किया गया कि अगर कोई अपनी बात साझा करना चाहे तो मंच खुला है। मेरे भीतर एक तूफान चल रहा था। मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर हिल रहा है। पर फिर भी मेरे पैर खुद ब खुद आगे बढ़ गए। मैं मंच पर गई। हाथ कांप रहे थे,
आवाज डगमगा रही थी। मैंने माइक पकड़ा और कहा, मैं एक ऐसी लड़की हूं जो बचपन में उस व्यक्ति से डरती थी जिसे पूरा घर सम्मान देता था। पूरे हॉल में सन्नाटा था। मैंने आगे कहा, मैंने बहुत साल तक चुप्पी ओढ़ी क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि परिवार की इज्जत सबसे ऊपर होती है। लेकिन अब मैं जानती हूँ इज्जत वह नहीं जो चुप्पी से आती है, इज्जत वह है जो सच बोलने से मिलती है। लोगों की आंखों में आंसू थे। तालियां बजीं, लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे मिला वह था स्वीकृति। सेमिनार के बाद एक प्रोफेसर मेरे पास आईं और बोली, तुमने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वे न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हम सबके लिए थे। तुम पर गर्व है। इस सराहना ने मेरे भीतर वर्षों से जमी बर्फ को थोड़ा और पिघलाया। कुछ दिन बाद मुझे एक मेल आया। एक जानी मानी महिला पत्रकार ने मेरे ब्लॉग को पढ़ा था और चाहती थी कि मैं उनके पॉडकास्ट में शामिल होकर अपनी कहानी साझा करूं। मैं दुविधा में थी। क्या मैं तैयार थी? क्या मैं अपनी पहचान उजागर कर सकती थी? मैंने मां को फोन किया। सब कुछ बताया। ब्लॉग, सेमिनार, पॉडकास्ट का निमंत्रण। लंबी चुप्पी के बाद मां ने कहा, तू जो कर रही है वो ठीक है। अगर तेरी आवाज किसी और लड़की को बचा सके तो तू जरूर बोल। मैं हैरान थी। मां पहले जैसी नहीं थीं। वह अब कमजोर नहीं बल्कि मजबूत लग रही थीं। जैसे मेरे शब्दों ने उन्हें भी बदल दिया हो। मैंने पॉडकास्ट में हिस्सा लेने की हाँ कर दी। रिकॉर्डिंग के दिन मैंने पूरी तैयारी की। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, सिर्फ सच्चाई। मैंने अपना नाम लिया नाया मिश्रा। मैंने बताया कि कैसे एक संस्कारी, आदर्श परिवार के भीतर मैंने अपने बचपन को खो दिया। कैसे मेरी चुप्पी को समझदारी कहा गया। कैसे मैंने खुद को सालों तक दोषी समझा। और कैसे लिखने ने मुझे मेरी आवाज लौटाई। पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद मेरी दुनिया बदल गई। बहुत से पुराने दोस्त, रिश्तेदार, कॉलेज के साथी भी ने सुना। कुछ ने सराहा, कुछ ने सवाल किया और कुछ ने चुप्पी ओढ़ ली। पर इस बार मैं तैयार थी। अब मुझे किसी की चुप्पी से डर नहीं लगता था। अब मैंने अपनी आवाज पहचान ली थी। और एक बार जब कोई अपनी आवाज पहचान ले तो वह फिर कभी खोती नहीं। मैंने लिखा, बोला, साझा किया। मैंने एक मुहिम शुरू की, घर के भीतर भी सुरक्षा हो। इस मुहिम के तहत हमने कार्यशालाएं शुरू की, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम रखवाए और महिलाओं के लिए काउंसलिंग सेंटर से जुड़ने का रास्ता दिखाया। मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही थी। यह उन सब की थी जिनकी आवाज सालों से दबाई गई थी। अब मैं डरती नहीं थी, क्योंकि अब मैं चुप नहीं थी। पॉडकास्ट के बाद की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब मैं सिर्फ एक लड़की नहीं थी जो अपने अतीत से लड़ रही थी, बल्कि एक ऐसी आवाज बन चुकी थी जिसे लोग सुनने लगे थे, सराहने लगे थे और कुछ डरने भी लगे थे। कई अखबारों और ऑनलाइन पोर्टलों ने मेरी कहानी को जगह दी। उन्होंने मुझे हिम्मत की मिसाल कहा। पर मुझे पता था कि असली हिम्मत उस पल में थी जब मैंने पहली बार अपने डर को शब्दों में बदला था। बाकी सब तो उसकी लहरें थीं। घर में इस बीच एक नया मोड़ आया। पापा को आखिर सब कुछ पता चला। किसी रिश्तेदार ने पॉडकास्ट का लिंक उन्हें भेज दिया था। वह हैरान थे, दुखी थे और शायद सबसे ज्यादा शर्मिंदा थे कि वह इतने साल कुछ नहीं समझ पाए। मुझे उनका फोन आया। आवाज भारी थी। अनाया, उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तुमने इतना कुछ अकेले सहा और मैं। उनका वाक्य अधूरा रह गया। मैं चुप रही।
मेरे भीतर कई भावनाएं थीं, गुस्सा, करुणा, थकान। लेकिन अंत में सिर्फ एक बात कह पाई, पापा, अब बस इतना कीजिए कि मेरी आवाज पर यकीन रखिए। वह रो पड़े। मैं तुम्हारे साथ हूं, उन्होंने कहा। यह छोटा सा वाक्य मेरे लिए बहुत बड़ा था। शायद जितना मैंने उनसे कभी मांगा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा वह अब दे रहे थे, अपनी उपस्थिति, अपनी स्वीकार्यता। पर यह साथ सिर्फ कुछ लोगों का था। बाकी परिवार अब भी दो हिस्सों में बंटा हुआ था, कुछ मेरे साथ, कुछ खामोश, और कुछ खुले तौर पर विरोध में। दादी ने अब तक मुझसे एक शब्द नहीं कहा था। वह चुपचाप सब देख रही थीं। कभी कभी उनकी आंखों में गुस्सा होता, कभी शर्म और कभी असहायता। एक दिन जब मैं घर गई तो उन्होंने मुझे बुलाया। कमरे में अकेले बैठी थीं। उनके पास बैठते ही उन्होंने कहा, तेरे इस सब बोलने से बहुत बदनामी हुई है। मैंने उनकी आंखों में देखा। मुझे बदनामी से ज्यादा डर उस खामोशी से लगता है जिसमें मैंने सालों तक जिया। वह कुछ पल चुप रहीं। वो तेरा चाचा हम सबको बहुत मान था उस पर, उन्होंने कहा। मुझे भी था, मैंने जवाब दिया। शायद इसीलिए इतना वक्त लग गया सच को पहचानने में। अब क्या करेगी, उन्होंने पूछा। मैंने धीरे से कहा, जो भी कर सकती हूँ। जितनी लड़कियों को बचा सकूं उतना करूंगी। दादी ने सिर झुका लिया। पहली बार उन्होंने मुझे नहीं टाला, नहीं मेरी बात काटी। यह भी एक स्वीकार जैसा था, भले ही शब्दों में नहीं था। इस बीच मेरी मुहिम घर के भीतर भी सुरक्षा होप ने जोर पकड़ लिया था। मैं अलग अलग स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जाकर बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों से बात करती थी। हम लोगों को सिखाते थे कि कैसे घरेलू यौन शोषण को पहचानें, रोकें और उसकी रिपोर्ट करें। एक बार जब मैं एक छोटे शहर के सरकारी स्कूल में गई तो एक लड़की मेरे पास आई। उसकी उम्र कोई 11 या 12 रही होगी। उसने धीरे से कहा, आपकी बात सुनकर मुझे भी बोलने की हिम्मत मिली। मैंने उसकी आंखों में देखा। वही डर, वही चुप्पी जो कभी मेरी आंखों में थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। ऐसे ही एक एक बच्चा, एक एक लड़की, एक एक आवाज जुड़ती गई। यह लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं थी, यह एक आंदोलन बन रहा था। मगर इस आंदोलन के बीच मेरे भीतर एक भाव बार बार लौट आता था, क्या मैं सच में ठीक हो गई हूँ? सच यह था कि ज़ख्म अब भी थे। कभी कभी एक गंध, एक आवाज, एक दृश्य मुझे फिर से अतीत में खींच लेता। जैसे मेरा शरीर सब कुछ याद कर लेता हो, बिना मेरी इजाजत के। एक दिन मैं ट्रेन में सफर कर रही थी। सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था। उसकी नजरें लगातार मुझ पर थीं। वह कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बहुत कुछ कह रही थीं। मैंने सीट बदल ली, पर मन नहीं बदला। अचानक मेरी सांसें तेज चलने लगीं। दिल धड़कने लगा। पसीना आ गया। यह घबराहट जान पहचान की थी। मैंने उसे पहले भी महसूस किया था, बचपन में, सीढ़ियों के नीचे, उस कमरे में। मैंने खुद को संभाला। आंखें बंद की, गहरी सांस ली। तुम अब वहां नहीं हो, मैंने अपने आप से कहा। तुम अब छोटी नहीं हो। अब तुम्हारे पास आवाज है। और सबसे जरूरी, अब तुम्हारे पास अपने लिए खड़े होने की हिम्मत है। धीरे धीरे सांसें सामान्य हुई। ट्रेन चलती रही। उस दिन मुझे समझ आया कि ठीक हो जाना कोई एक दिन की बात नहीं होती। यह एक प्रक्रिया होती है। कुछ दिन तुम मजबूत महसूस करते हो और कुछ दिन बिल्कुल टूटे हुए। लेकिन हर बार जब तुम खुद को दोबारा उठाते हो, तब तुम थोड़े और पूरे हो जाते हो। मैं अब खुद को एक सर्वाइवर नहीं कहती।
मैं खुद को एक आवाज कहती हूँ, एक ऐसी आवाज जो कभी टूटी थी लेकिन अब दूसरों की आवाज बनने की ताकत रखती है। अब मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही। अब यह एक रास्ता बन गई थी उन सब के लिए जो अंधेरे में अकेले खड़े थे और जिन्हें किसी रोशनी की तलाश थी। और अगर मैं उस रोशनी का एक छोटा हिस्सा भी बन सकूं तो मेरे सारे ज़ख्म सार्थक हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब कोई टूटा हुआ इंसान अपने टुकड़ों से पुल बनाना सीख लेता है। और मैं वह पुल बनाना शुरू कर चुकी थी। उस साल दिवाली की छुट्टियों में मुझे एक बार फिर अपने घर लौटना पड़ा। मुहिम के कार्यक्रमों, कॉलेज की व्यस्तता और निजी यात्राओं के बीच घर अब एक दुर्लभ पड़ाव बन गया था। लेकिन माँ ने जोर देकर कहा था, सब लोग आ रहे हैं, दादी भी बार बार तुम्हारा नाम ले रही हैं। मैं नहीं जानती थी कि लौटने की इच्छा थी या दायित्व। लेकिन सच यह था कि अब घर लौटना एक भावनात्मक तैयारी की मांग करता था। ट्रेन से उतरते हुए मैंने गहरी सांस ली। वही स्टेशन, वही चाय की दुकान, वही रिक्शे वाले और वही रास्ता जिस पर चलकर मैं बचपन में स्कूल जाती थी। एक अजीब सी बात थी कि जगहें तो वैसी ही थीं, पर मैं बदल चुकी थी। या शायद अब मैं इन जगहों को वैसा नहीं देखती थी जैसे पहले देखा करती थी। घर पहुंची तो आंगन में रंगोली बन रही थी। दिए सजाए जा रहे थे। मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली थी। माँ ने दरवाजा खोला। चेहरे पर थकावट थी लेकिन आंखों में अपनापन। आ गई मेरी बेटी, उन्होंने कहा। मैंने उन्हें गले लगाया। वह पल जितना साधारण था उतना ही गहरा भी। भीतर जाते ही मेरी नजर उस पुराने कमरे पर पड़ी। वही कमरा जिसकी दीवारों ने मेरी सबसे बड़ी चुप्पी को जज्ब किया था। एक क्षण को मेरी चाल धीमी हो गई, लेकिन फिर मैंने अपना ध्यान मोड़ा और सीधे दादी के कमरे की ओर बढ़ गई। दादी अब और बूढ़ी हो चुकी थीं। उनका शरीर सिकुड़ गया था, पर उनकी आंखों में अब भी वही कठोरता थी। कैसी है? उन्होंने पूछा। ठीक हूं, मैंने जवाब दिया। अब भी घूम घूम कर वो बातें करती है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, अब वो बातें सिर्फ मेरी नहीं रहीं, दादी। उन्होंने सिर मोड़ लिया। उस क्षण में मुझे लगा कि वह समझना चाहती थीं, लेकिन वर्षों की परंपरा ने उन्हें बांध रखा था। शाम को चाचा विक्रम भी आए। उन्हें देखकर मेरा शरीर अपने आप सतर्क हो गया। उन्होंने कोशिश की कि वह सहज दिखें, लेकिन हमारे बीच की खामोशी सब कुछ कह रही थी। उन्होंने सबके सामने मुस्कुराकर पूछा, मुहिम कैसी चल रही है? मैंने सिर ऊंचा रखा और जवाब दिया, बहुत अच्छा। अब लोग बोलने लगे हैं। वह मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक असहजता थी जिसे वह छिपा नहीं पाए। अगली सुबह घर में पूजा थी। सब तैयार हो रहे थे। माँ ने कहा, इस बार तू पूजा में मुख्य दिया जलाएगी। सबका आशीर्वाद है तेरे ऊपर। यह बात छोटी लगी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी। सालों पहले जब मैं पूजा में शामिल होती थी, तब खुद को अपवित्र मानकर कोने में खड़ी रहती थी। अब उसी अनाया को पूरे परिवार के सामने पूजा का मुख्य दीप जलाने को कहा जा रहा था। मैंने सफेद सलवार कुर्ता पहना, माथे पर बिंदी लगाई और थाली हाथ में लेकर मंदिर में खड़ी हो गई। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। मैंने दिया जलाया। हाथ कांपे नहीं। चाचा विक्रम भी वहीं थे। वह मेरे सामने खड़े थे, जैसे एक परछाई जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिया जलाते हुए मैंने सिर उठाकर उन्हें देखा। उन्होंने नजरें चुरा लीं। उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद डर अब उनके भीतर है, मेरे नहीं। पूजा के बाद सबने मुझे आशीर्वाद दिया। दादी ने भी बिना कुछ कहे सिर पर हाथ फेरा।
रात को पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं। घर रोशनी से चमक रहा था, पर मेरे भीतर एक अलग सी शांति थी, जैसे कोई लंबा युद्ध अब शांत पड़ने लगा हो। मैं आंगन में बैठी थी जब चाचा वहां आए। तुमसे बात करनी थी, उन्होंने कहा। मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जो कुछ भी हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वह रुक गए। तुम इतनी दूर जाओगी। सच को दूर तक जाना ही चाहिए, मैंने जवाब दिया। उन्होंने गहरी सांस ली। मैंने बहुत कुछ खोया है। जो तुमने किया, उससे कई लोगों ने बहुत कुछ खोया, मैंने कहा। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर मैंने जो कभी नहीं सोचा था वह कहा। अगर तुम सच में पछताते हो तो आगे आओ। स्वीकार करो। कम से कम अब और किसी को मत छुपाओ। वह कुछ नहीं बोले। कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं निकले। मैं उठ गई। उस बातचीत में कोई माफी नहीं थी, कोई अंत नहीं। लेकिन मेरे लिए वह जरूरी था। मैं जानती थी कि न्याय हमेशा अदालतों से नहीं आता। कभी कभी वह तब आता है जब हम अपने सबसे गहरे डर को आंखों में देख लेते हैं और फिर पीछे नहीं हटते। अगली सुबह मैं वापस जाने की तैयारी कर रही थी। माँ ने मेरा बैग पैक करते हुए पूछा, अब आगे क्या सोच रही है? मैंने कहा, अभी तो बस और आवाजों को जोड़ना है और लोगों को बताना है कि घर की दीवारों के पीछे जो दर्द छिपा है उसे पहचानना जरूरी है। माँ ने मुझे गले लगाया। तू अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, तू उन सबकी बहन बन गई है जिनकी आवाज दबा दी गई थी। मेरी आंखें भर आईं। मैं कुछ नहीं कह सकी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए गांव पीछे छूटता गया। खेत, मंदिर, गलियां सब पीछे जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर कुछ था जो पहली बार पूरी तरह से जुड़ चुका था। मेरी कहानी अब सिर्फ याद नहीं थी, वह अब एक राह बन चुकी थी। और मैं उस राह पर चलने वाली नहीं, बल्कि उसे बनाने वाली थी। घर से लौटने के बाद मैंने खुद को एक नई गति में पाया। जैसे किसी दरवाजे के भीतर से निकलकर मैं एक खुली हवा में आई थी, जहां सांसें थोड़ी और गहरी लगती थीं। मैंने अब सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाई, बल्कि दूसरों की कहानियों को भी सुनना शुरू कर दिया था। मुहिम अब एक संस्था का रूप ले रही थी। चुप्पी की आवाज नाम से हमने एक छोटा सा सेंटर शुरू किया जहां लोग आकर अपनी बात कह सकते थे, बिना डर, बिना शर्म। हमने काउंसलर जोड़े, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही वह लड़कियां जो खुद भी कभी खामोश रही थीं लेकिन अब बोलना सीख रही थीं। एक दिन हमारे पास एक लड़की आई, शालिनी। वह मुश्किल से 18 की रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकावट थी। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि क्या करना है, पर अब और सहा नहीं जाता। वह चुप हो गई। फिर धीमे से बोली, मेरे ही घर में मेरे मामा। बचपन से। शब्द अधूरे थे, पर हम सब समझ गए। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो। वह रो पड़ी। उस दिन मुझे यह एहसास और गहरा हुआ कि जितनी कहानियां हम सुनते हैं, उससे कई गुना ज्यादा कहानियां अब भी अनकही हैं। और हर अनकही कहानी किसी न किसी की टूटी नींद, चुप आत्मा और घुटती हुई सांसों का बोझ बन चुकी है। हमारे सेंटर में अब हर हफ्ते सत्र आयोजित होते थे जहां हम बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताते, अभिभावकों को जागरूक करते और शिक्षकों को समझाते कि घर की बात कहकर कुछ भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक बार एक महिला आई, लगभग 40 साल की। उसने कहा, आपकी बात सुनकर पहली बार मैंने अपनी बेटी की चुप्पी को समझा। मैं सोचती थी वो बस चिड़चिड़ी हो गई है, पर अब समझ में आया कि कुछ और है।
उसने बेटी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, बस बोलो। बेटी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाई। वहीं एक और घटना ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। एक कॉलेज की कार्यशाला के बाद जब मैं अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी, एक लड़का मेरे पास आया। वह कॉलेज का छात्र था। उसने कहा, मैं जानता हूँ, आपके कार्यक्रम लड़कियों के लिए होते हैं, लेकिन क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? मैंने कहा, जरूर। उसने कहा, मैं जब 9 साल का था तो मेरे ट्यूटर ने मेरे साथ। वह रुक गया। मैंने सिर हिलाया। आपकी बात सुनी जा रही है। वह बोला, किसी ने कभी नहीं पूछा कि लड़कों के साथ भी कुछ हो सकता है। मैं कभी कुछ कह नहीं पाया। बस अंदर ही अंदर गुस्सा भरता गया। कई बार लगा खुद को खत्म कर दूं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह बोलता गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ लड़कियों की नहीं है। यह उन सभी की है जिनकी चुप्पी को संस्कार, शर्म या इज्जत के नाम पर दफन कर दिया गया। उस दिन हमने तय किया कि हमारा सेंटर अब जेंडर की सीमा नहीं रखेगा। अब यह हर उस आवाज के लिए होगा जो दबा दी गई है, चाहे वह किसी भी उम्र, वर्ग या पहचान से जुड़ी हो। हमने पोस्टर बनाए, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, शोषण का कोई चेहरा नहीं होता। और इस संदेश ने बहुत से लोगों को जोड़ना शुरू किया। मेरे पास कई पत्रकारों के इंटरव्यू के प्रस्ताव आने लगे। एक न्यूज चैनल ने मुझसे पूछा, आपने जब शुरुआत की थी, क्या सोचा था कि यह इतना बड़ा बन जाएगा? मैंने जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी चुप्पी इतनी जोर से बोलेगी। इंटरव्यू ऑन एयर गया और एक बार फिर सैकड़ों संदेश आए। लेकिन हर उपलब्धि के साथ एक नई चुनौती आती थी। एक दिन मुझे एक लीगल नोटिस मिला। उसमें लिखा था कि मेरे बयान परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपराधिक मानहानि के तहत मुझ पर मुकदमा चलाया जा सकता है। भेजने वाला मेरे चाचा विक्रम। मैंने कागज पढ़ा। कुछ पल तक कुछ समझ नहीं आया। माँ ने जब नोटिस देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। अब क्या करेंगे, उन्होंने पूछा। मैंने कागज मोड़ा और कहा, सच बोलने की कीमत होती है माँ, लेकिन चुप रहने की कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। मैंने अपने वकील से बात की। हमारी टीम ने केस को कानूनी रूप से चुनौती देने की तैयारी शुरू की। मैंने सार्वजनिक रूप से एक बयान जारी किया, मैं किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं उस प्रणाली को उजागर कर रही हूँ जिसने वर्षों तक आवाजों को दबाया। यह बयान कई जगह छपा। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने निंदा। लेकिन अब मैं डरने वाली नहीं थी। उस रात मैं अपनी डायरी के पुराने पन्ने पलट रही थी। मुझे डर लगता है, एक लाइन थी। किसी को मत बताना, दूसरी। और अब मैं उन्हीं शब्दों को मंचों पर, अखबारों में, किताबों में और कोर्ट की फाइलों में बदल रही थी। डर अब भी आता था, पर वह मुझे रोक नहीं पाता था। मैंने अपनी टीम से कहा, हमें और तेज काम करना होगा। अब जब विरोध सामने से आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी बात असर कर रही है। उस शाम मैंने अपने सेंटर की दीवार पर एक पंक्ति लिखवाई, जहां डर खत्म होता है वहीं बदलाव शुरू होता है। कई लोग उस पंक्ति के नीचे रुकते, पढ़ते, कुछ सोचते और फिर आगे बढ़ जाते। मैं जानती थी कि हर वो सोच एक नई आवाज को जन्म दे सकती है। और यही मेरा सपना था। सिर्फ अपनी कहानी नहीं कहना, बल्कि हर उस कहानी के लिए जगह बनाना जो अब तक कहीं नहीं गई। मानहानि का केस अब कोर्ट तक पहुंच चुका था।
यह वह मोड़ था जहां मेरी व्यक्तिगत लड़ाई सार्वजनिक न्याय की परीक्षा बन गई थी। अदालत में मेरा नाम, मेरा बयान, मेरे ब्लॉग, मेरे इंटरव्यू सब साक्ष्य बन गए थे। चाचा विक्रम के वकील ने मुझे ध्यान आकर्षित करने वाली लड़की कहा और मेरे प्रयासों को परिवार की इज्जत के खिलाफ एक निजी बदले की भावना बताया। मुझे लगता था कि अब मैं मजबूत हो चुकी हूँ, लेकिन जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई और मैं गवाही के लिए खड़ी हुई, तब दिल की धड़कन फिर से वही पुरानी हो गई। जैसे फिर से वह सीढ़ियों के नीचे का अंधेरा मेरे भीतर लौट आया हो। जज ने मुझसे पूछा, क्या आप अपनी बात पर अडिग हैं? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो झूठ नहीं था। मेरी चुप्पी सालों तक सबूत थी, अब मेरी आवाज है। कक्ष में सन्नाटा था। मेरे बयान के बाद मीडिया ने इसे खूब कवर किया। मेरे समर्थन में प्रदर्शन हुए, छात्रों ने रैलियां निकाली, कई संगठनों ने कोर्ट के बाहर पोस्टर लगाए, हम अनाया के साथ हैं। लेकिन हर समर्थन के साथ विरोध भी आता था। कुछ अखबारों ने लिखा कि परिवार को तोड़ने वाली पीढ़ी समाज को दिशा दे रही है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने मुझे गालियां दी, मुझे झूठा कहा। शुरू में यह सब मुझे हिला गया, लेकिन फिर मुझे याद आया, यह विरोध मेरी आवाज की ताकत का प्रमाण था। अगर सच इतना हल्का होता तो लोग इससे डरते नहीं। मेरे वकील ने मुझे बताया कि केस लंबा चल सकता है, लेकिन हम पूरी तैयारी में हैं। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, यह एक सामाजिक संघर्ष है। उसी दौरान मैंने अपने ब्लॉग पर एक नई श्रृंखला शुरू की, न्याय की राह पर। इसमें मैं कोर्ट की कार्यवाही, अपनी भावनाएं और समाज की प्रतिक्रियाओं को ईमानदारी से लिख रही थी। यह एक तरह से मेरे लिए थेरेपी बन गया। एक पोस्ट में मैंने लिखा, मैं जानती हूं कि यह राह आसान नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहां रुक गई तो मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। मैं नहीं चाहती कि कोई लड़की, कोई बच्चा, कोई लड़का इस डर के साथ जिए कि अगर वह सच बोलेगा तो उसे ही दोषी ठहराया जाएगा। इस पोस्ट को हजारों लोगों ने साझा किया। बहुत से लोगों ने अपनी कहानियां कमेंट्स में लिखीं, कुछ ने पहली बार। इसी बीच मेरे सेंटर में एक खास दिन आया। शालिनी, वही लड़की जो महीनों पहले टूटी हुई हालत में आई थी, अब सेंटर की कोर टीम में काम कर रही थी। उसने काउंसलिंग की ट्रेनिंग ली और अब नई लड़कियों से बात करती थी, उन्हें सुनती थी और कहती थी, मैं समझ सकती हूँ, मैं वहां से गुजर चुकी हूँ। एक दिन वह मेरे पास आई और बोली, दीदी, मुझे लगता है मैं अब अपने स्कूल में जाकर बोल सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी कोई और चुप रहे। उसका यह वाक्य मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। मैंने उसे गले लगा लिया। वह दिन मेरे सफर का एक नया शिखर था, जहां मैं देख रही थी कि पीड़ा से उठकर शक्ति कैसे जन्म लेती है। हमारी संस्था ने अब तक 5 शहरों में आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। हम सरकारी संस्थाओं से बात कर रहे थे कि यौन शोषण से संबंधित शिक्षण को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हमने एक रिपोर्ट तैयार की, चुप्पी का बोझ, जो देश भर में हुए घरेलू यौन शोषण के मामलों, ट्रेंड्स और रिपोर्टिंग की बाधाओं पर आधारित थी। यह रिपोर्ट जब संसद की महिला और बाल विकास समिति के पास पहुंची तो एक सांसद ने हमसे मीटिंग की मांग की। मीटिंग में मैंने कहा, हम शिक्षा में जागरूकता नहीं लाएंगे तो बच्चों को यह कैसे समझ में आएगा कि उन्हें क्या स्वीकार करना चाहिए और क्या नहीं। अगर हमें अगली पीढ़ी को सुरक्षित करना है तो हमें उनके साथ ईमानदार होना होगा। वह मीटिंग हमारे लिए एक संकेत थी कि अब बात सिर्फ समाज तक नहीं बल्कि व्यवस्था तक पहुंचने लगी है। पर इस सफलता की ऊंचाई पर भी मेरे भीतर कभी-कभी एक अकेलापन आता। रातों को मैं अब भी उस कमरे को याद करती थी जहां पहली बार मेरी मासूमियत टूटी थी।
कभी कभी लगता अगर वह सब न हुआ होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन फिर मैं खुद से कहती, जो हुआ उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें गढ़ा है। मेरे पास अब एक प्रस्ताव आया अपनी कहानी को किताब का रूप देने का। एक प्रकाशक ने कहा, आपकी यात्रा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह एक दस्तावेज बन सकती है आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैंने हामी भर दी। किताब का नाम मैंने रखा 7 दरवाजों के पार। यह वही 7 दरवाजे थे जिनमें एक के पीछे मेरा डर छिपा था, और बाकी 6 जो धीरे धीरे खुलते गए जब मैंने अपने भीतर के अंधेरे से लड़ना शुरू किया। किताब में मैंने सब कुछ लिखा, बचपन, वह कमरा, माँ की चुप्पी, चाचा की नजरें, कॉलेज की खोज, पहला भाषण, पहला ब्लॉग, कोर्ट की दीवारें, और वह दिन जब पहली लड़की ने मुझसे कहा था, आपने मेरी जान बचाई। अब मेरा सपना था कि यह किताब स्कूलों की लाइब्रेरी तक पहुँचे, कॉलेज की पढ़ाई का हिस्सा बने, और हर उस जगह तक पहुँचे जहाँ कोई बच्चा चुप बैठा हो और सोच रहा हो, क्या मैं अकेला हूँ। मैं उसे बताना चाहती थी, नहीं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा सच इस दुनिया को बदल सकता है। क्योंकि सच के सामने कितनी भी ऊंची दीवारें हों, आवाजें दीवारें पार कर ही लेती हैं। किताब का विमोचन एक छोटे से हॉल में हुआ, जहां बहुत लोग नहीं थे, लेकिन हर चेहरा वहां किसी न किसी वजह से मौजूद था। कुछ पुराने दोस्त, कॉलेज के प्रोफेसर, मेरे संगठन की टीम, और कुछ महिलाएं जिनकी कहानियां मेरे काम के केंद्र में थीं। माँ सबसे आगे बैठी थीं। उनके हाथों में किताब थी और आंखों में एक चमक जो मुझे हमेशा याद रहेगी। स्टेज पर खड़े होकर मैंने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ा। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। यह उन सभी की कहानी है जो चुप थे, जिन्होंने डर के भीतर जीना सीखा, लेकिन एक दिन उस डर को नाम देने की हिम्मत जुटा पाए। हॉल में एकदम सन्नाटा था। फिर तालियां बजीं, लेकिन मैं जानती थी कि वह तालियां सिर्फ शब्दों के लिए नहीं थीं, वह तालियां हर उस दरवाजे के लिए थीं जो किसी ने अपने भीतर से खोला था। विमोचन के बाद कई पत्रकारों ने मुझसे बात की। एक ने पूछा, आपने जब शुरुआत की थी तब क्या कभी सोचा था कि आप एक किताब लिखेंगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं। जब शुरुआत की थी तब बस जीने की कोशिश कर रही थी। लिखना तो सिर्फ सांस लेने जैसा था। सच भी यही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी टूटी हुई डायरी के पन्ने एक दिन छपकर किसी किताब की शक्ल ले लेंगे। लेकिन अब जब वह सामने थी, तब मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा के किसी कोने को पहली बार ठीक से जगह मिली हो। कुछ हफ्तों बाद एक नया मुकदमा शुरू हुआ। सरकारी संस्थानों में यौन शोषण की रोकथाम के लिए मेरी याचिका पर सुनवाई। यह उस रिपोर्ट और उन तमाम प्रमाणों के आधार पर थी जो हमने सालों की मेहनत से इकट्ठे किए थे। अदालत में एक जज ने कहा, यह दुर्लभ है कि कोई पीड़ित अपने व्यक्तिगत दर्द को सामाजिक बदलाव के औजार में बदल सके। मिस मिश्रा, आप समाज के लिए उदाहरण हैं। उनके ये शब्द मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। हमने सुझाव रखा कि हर स्कूल और कॉलेज में एक अनिवार्य काउंसलिंग यूनिट हो, जहां छात्र गुमनाम रूप से अपने अनुभव साझा कर सकें। साथ ही यौन शोषण की परिभाषा और उसके प्रभावों पर आधारित एक पाठ्यक्रम भी हो। यह प्रस्ताव पहली बार नहीं था, लेकिन पहली बार इसके पीछे हजारों आवाजें थीं। कुछ ही महीनों में यह याचिका मंजूर हुई। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू करने की सहमति दी। मेरे पास देश के अलग अलग हिस्सों से कॉल आने लगे, किसी स्कूल की प्रिंसिपल, किसी एनजीओ की कार्यकर्ता, कोई माँ, कोई छात्रा। सब कह रहे थे, अब कुछ बदल रहा है। और हाँ, अब सचमुच कुछ बदल रहा था। इस बीच चाचा विक्रम के केस की सुनवाई अंतिम चरण में थी।
अदालत ने सबूतों और परिस्थितियों को देखते हुए मेरी बातों को विश्वसनीय माना और केस को रद्द कर दिया। उन्हें कोई दंड नहीं मिला क्योंकि मामला तकनीकी रूप से सीमाओं के बाहर था, घटनाएं बहुत पुरानी थीं। लेकिन निर्णय की एक टिप्पणी ने सब कुछ कह दिया। यह न्यायालय मानता है कि पीड़िता की आवाज देर से उठी, लेकिन सत्य पर आधारित है। यह फैसला कानून की सीमा में हो सकता है, पर नैतिक रूप से यह स्पष्ट करता है कि परिवार और समाज को अब ऐसे मामलों में चुप नहीं रहना चाहिए। उस दिन मैं कोर्ट से बाहर निकली, सिर ऊंचा था। मैंने मां की ओर देखा, उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, अब मैं जानती हूं कि मेरी बेटी सिर्फ एक आवाज नहीं, एक आंदोलन है। घर लौटकर मैंने सेंटर की दीवार पर एक नया वाक्य जोड़ा। सत्य को देर से बोलना झूठ से बेहतर होता है। मेरे काम की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी। एक यूनिवर्सिटी ने मुझे आमंत्रित किया, वहां एक वार्षिक लेक्चर देने के लिए। मैंने उस भाषण की शुरुआत इन्हीं शब्दों से की। मैं एक बच्ची थी जिसे डरना सिखाया गया। फिर एक लड़की बनी जिसने चुप रहना सीखा। लेकिन आज मैं एक औरत हूं जिसने बोलना और लड़ना सीखा है। और अब मैं वो बनना चाहती हूं जो किसी और को डर से बचा सके। लोग खड़े हो गए, तालियां बजीं, और इस बार मैं रोई नहीं, क्योंकि ये आंसू सिर्फ भावनाओं के नहीं थे। ये आंसू उस यात्रा के थे जिसमें मैं टूटी, फिर जुड़ी, और अब किसी और की टूटी हुई कहानी में सहारा बनने चली हूं। कुछ समय बाद मैंने अपने पुराने स्कूल को चिट्ठी लिखी। मैंने प्रिंसिपल से अनुरोध किया कि मैं वहां आकर छात्रों से बात करना चाहती हूं, उनके अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उनकी आवाज के महत्व पर। प्रिंसिपल ने तुरंत जवाब दिया, हमें गर्व है कि हमारी छात्रा आज समाज की राह दिखा रही है। आइए और हमारे बच्चों को भी सिखाइए कि चुप्पी अब कोई विकल्प नहीं है। वह दिन आया। मैं उसी स्कूल की उसी कक्षा में खड़ी थी जहां कभी मैं एक डरी हुई बच्ची थी। अब मेरे सामने नई पीढ़ी थी, नवीन चेहरे, जिज्ञासु आंखें, और उन आंखों में चमक। मैंने कहा, अगर कभी ऐसा लगे कि कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है तो चुप मत रहिए। सबसे पहले खुद से सच कहिए, फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहिए। और याद रखिए, गलती कभी भी आपकी नहीं होती। छात्रों ने सवाल पूछे, कुछ ने अनुभव साझा किए, और कई ने मेरे पास आकर कहा, दीदी आपने हमें हिम्मत दी। वह मेरे लिए पुरस्कार था। वह दिन मेरे जीवन की एक पूर्ण कविता था। अब जब मैं कभी अकेली बैठती हूँ तो अपनी पहली डायरी के वो शब्द याद करती हूँ। आज फिर डर लगा। काश कोई होता जो कहता तू गलत नहीं है। अब मैं वह कोई बन चुकी हूँ। मैंने सिर्फ अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, मैंने उन सैकड़ों दरवाजों को खटखटाया है जिनके पीछे कोई रोता था, कोई छुपता था, कोई चुप रहता था। और मैं जानती हूँ यह अंत नहीं है, क्योंकि जब तक चुप्पी के पीछे दर्द है तब तक आवाजों की जरूरत बनी रहेगी। और मैं एक आवाज बनकर, एक रोशनी बनकर चलती रहूंगी, सच के साथ, हिम्मत के साथ, और उन सभी के साथ जो अब बोलना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा न्याय तब होता है जब पीड़ित ही बदलाव का चेहरा बन जाए।